आदाब, जेकेसी न्यूज़ के उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। मैं हूं आपके साथ आलम खान हकला। खबरों पर आगे बढ़ने से कबल आइए नजर डालते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियों पर। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने बारामूला में टिम्पर कॉलेज ऑफ सेरिकल्चर प्रोग्राम में की शिरकत। कहा, आइंदा 4 बरसों में जम्मू कश्मीर के किसानों की आमदन पूरे मुल्क में होगी अव्वल मकाम पर। अनंतनाग में 10वीं जमात की तालिब इल्म की दहशत गर्दों की जानिब से की गई हलाकत की अल्ताफ ठाकुर ने की मजम्मत। कहा, हिफाजती एहलकारों की कार्रवाई से बौखलाहट में दहशतगर्द इस तरह के कारनामे दे रहे हैं अंजाम। अल्ताफ बुखारी ने असारे शरीफ हजरत बल में हाजिरी पेश कर नमाज जुमा की अदा। हजरत बल दरगाह के मुलाजमिन को बरतरफ करने के वाक़े की मजम्मत। और सयाहत को फरोग देने के लिए कल से जम्मू यूनिवर्सिटी भद्रवा कैंपस में मुनक़द होगा 4 रोज़ा यूथ फेस्टिवल संगम। 23 कॉलेजों और यूनिवर्सिटी के 500 तालिब इल्म लेंगे हिस्सा। खबरें तफसील से। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने मीरगुंड पटन में कायम टेम्परेट कॉलेज ऑफ सेरिकल्चर में महकमा एग्रीकल्चर की जानिब से मुनक़दा प्रोग्राम में शिरकत की है। यहाँ लेफ्टिनेंट गवर्नर ने रबी क्रॉप्स मुहिम लॉन्च की है। इस दौरान उन्होंने रबी फसलों के बीज भी बोए हैं। तकरीब से खिताब करते हुए एलजी ने कहा है कि आने वाले 4 सालों में सरकार और एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी की मेहनत और काविशों से जम्मू कश्मीर के किसानों की आमदनी मुल्क में अव्वल नंबर पर होगी। एलजी मनोज सिन्हा ने मजीद कहा है कि विकास की यात्रा में जम्मू कश्मीर को मजीद आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। एग्रीकल्चर में लोगों को रोज़गार से जोड़ना है और किसानों की आमदनी में भी इजाफा करना है और एग्रीकल्चर में जम्मू कश्मीर के किसानों को बुलंदियों तक पहुँचाना है। तकरीब से पहले एलजी ने किसानों में टिलर और दीगर मशीनरी और इसनाद तकसीम की हैं। की तरफ से बिलाल जाफर को, रफीक अहमद डार को खुद कफील होना बड़ा जरूरी है। इसके लिए हमें चाहिए कि हम सारी जमीन जितनी भी होंगी उसको काश्त में लाना है। ये जम्मू कश्मीर प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। आप सभी की लगन और परिश्रम को देखकर और अपने साथियों की मेहनत को देखकर मैं कह सकता हूँ फूड एवं फार्मिंग का हमारा स्वर्णिम काल प्रारंभ हुआ है। कदम से कदम मिलाकर हमें इस विकास यात्रा में आगे बढ़ने की जरूरत है। मुझे लगता है कि इस दिशा में हमें सोचने की जरूरत है। दलहन और तिलहन में आत्मनिर्भर जम्मू कश्मीर कैसे बने, ये हमारा लक्ष्य होना चाहिए। पॉली हाउस के जरिए जो किसान भाई इनोवेटिव तरीके से खेती कर रहे हैं, अब क्या वो वनीला का उत्पादन नहीं कर सकते हैं? प्रोफेसर का नहीं, मुझे लगता है कि अब हम जहां पहुंच गए हैं वहां से हमें ऊंची छलांग लगानी और आज उसका जो नेशनल मार्केट है 40,000 रुपए क्विंटल उसकी कीमत हो गई। मुझे लगता है कि अब ये समय है इन सब चीजों पर काम करके हमें आगे बढ़ना है और निश्चित रूप से 5वें पर हम हैं। किसानों की आमदनी में ये संतोष का विषय नहीं है, ये हम सबका संकल्प है और मुझे लगता है कि ईश्वर ने चाहा तो आप सबके परिश्रम, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट और हमारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के सहयोग से निश्चित रूप से 4 साल बाद किसान की आमदनी के मामले में जम्मू कश्मीर देश का 1 नंबर का राज्य होगा। अनंतनाग में 10वीं जमात के साहिल बशीर की दहशत गर्दों की जानिब से गोली मारकर की गई हलाकत की बीजेपी लीडर अल्ताफ ठाकुर ने शदीद मजम्मत की है। उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान की ये बौखलाहट है क्योंकि वो हिफाजती एहलकारों से मुकाबला करने में पूरी तरह से नाकाम साबित हो चुका है और यही वजह है कि वो आम लोगों को निशाना बना रहा है। और जो हार दहशत गर्दों की है और पाकिस्तान की जो कश्मीर में हार हुई है उसका आउटपुट है एक मासूम बच्चा जो अभी 10th क्लास में पढ़ रहा, उस पर गोलियां दागना और उसको फिर मार डालना, मुझे लगता है दहशतगर्दी की बदतरीन मिसाल दुनिया में आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगी। बेसिकली इसके पीछे जो दहशतगर्दों की जो फ्रस्ट्रेशन है, जो उनकी हताशा है, वो ये निराशा है कि ऑपरेशन ऑल आउट के जरिए दहशतगर्दों का यहाँ सफाया हो रहा और कहीं ना कहीं अपने आप को जिंदा साबित करने के लिए मासूम जो बच्चे हैं, जो स्कूल जाते हुए बच्चे हैं, वो बच्चे जिनके हाथ में पेन होता है, जिनके हाथ में पेंसिल होता है और जिनके कंधे पे बैग होता है किताबें पढ़ने के लिए, उन पर अटैक करना, ये दहशतगर्दों की उसी बौखलाहट का नतीजा है जो बौखलाहट उनको पिछले 3 या 4 सालों से आई। जिस तरह से यहाँ एक तो दहशतगर्दों का सफाया और दूसरी तरफ से जो अमन और शांति कश्मीर में फैली हुई है, चाहे G20 समिट हो या उसके बाद
जिस तरह से यहाँ टूरिज़्म अपनी पीक पे पहुँचा है, टूरिज़्म जिस तरह से फॉरेन टूरिस्ट्स यहाँ आ रहे हैं और जिस तरह से आज कश्मीर में पीस, प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी है, और जो कश्मीर के लोगों ने दहशतगर्दी को यहाँ ना कहा, दहशतगर्दी को ठुकरा दिया, और जिस तरह से यहाँ तिरंगा रैलीज यहाँ कश्मीर में हुई है, मुझे लगता है उसी की रिफ्लेक्शन है कि दहशतगर्द अब इस हद तक नताशा और हराशा में इस हद तक है कि अब सिक्योरिटी फोर्सेस या जम्मू कश्मीर पुलिस को अटैक करने की उनमें हिम्मत नहीं है सामने आके में। इसलिए अब जो कुछ थोड़े से बचे हुए जो स्पॉन्सर्ड है, OGWs है या वाइट कॉलर मिलिटेंट्स है, उनके ज़रिए मासूम बच्चे को अटैक कराना मुझे लगता है एक मैसेज देना चाहते हैं कि अभी हम जिंदा है, और आने वाली जो इलेक्शंस की तैयारी चल रही है, चाहे वो पार्लियामेंट इलेक्शन हो या ULB की जो बात हो रही है, पंचायत की बात हो रही है, कहीं ना कहीं उन इलेक्शनों को डिस्टर्ब या एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग हम अभी ज़िंदा है और हम कहीं भी अटैक कर सकते हैं। लेकिन ऐसी कोई सिचुएशन नहीं है। दहशत और दहशतगर्दों का सफाया कश्मीर में हो चुका है, और अब ये कहीं छुटपुटा वाक़ा ये भी बंद हो जाएगा, और जो ज़ीरो टॉलरेंस जिस तरह से मिलिटेंसी के खिलाफ, दहशतगर्दी के खिलाफ इस गवर्नमेंट ने अपनाई है, वो कंटिन्यू रहेगी। और जब तक आखिरी दहशतगर्द को कश्मीर की इस धरती से ख़त्म नहीं किया जाएगा, मिटा नहीं जाएगा, तब तक ये मिशन कंटिन्यू रहेगा। लेकिन बहुत दुख के साथ एक मासूम बच्चा साहिल बशीर जिसका नाम था, बड़ी भारी दिल और दुख के साथ ये बात बर्दाश्त से बाहर हो रही है कि अब दहशतगर्द इस हद तक पहुंचे हैं कि वो स्कूली बच्चों को भी उनको भी अब टारगेट बना रहे हैं। बेसिकली उसके पीछे इनका एक फलसफा भी ये हो सकता है कि एक मैसेज वो बच्चों को भी देना चाहते हैं कि आप दहशतगर्दी जो रैंक्स है उनको ज्वाइन कर दीजिए, नहीं तो आप यहाँ सेफ नहीं है। वो ये भी एक पाकिस्तान की पॉलिसी हो सकती है, दहशतगर्दों की पॉलिसी हो सकती है, क्योंकि पाकिस्तान और दहशतगर्दों को ये पता चला है कि यहाँ के जो बच्चे हैं वो आज IAS, KS या स्कूलों में जिस तरह से पिछले 3-4 सालों से कोई हड़ताल नहीं है और बच्चे पढ़ते हैं, और बच्चों का स्कूलिंग की तरफ जो रुझान बढ़ा हुआ है, उससे अब फ्रस्ट्रेशन में ये स्कूली बच्चों को अब टारगेट करने लगे। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सरपरस्त आला अल्ताफ बुखारी ने आज असार शरीफ हजरत बल में हाजिरी पेश की है और वहां नमाज जुमा भी अदा की है, जिस दौरान उनके हमरा पार्टी के दीगर लीडरान भी मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने वहां ज़ायरीन को फराहम की जा रही सहूलियत का भी मुआयना किया है। इस दौरान उन्होंने वक्फ बोर्ड की जानिब से हजरत बल दरगाह में मुलाजमीन को बरतरफ करने के वाक़े की भी मज़म्मत की है। अपने गुनाहों का कफारा मांगने के लिए आए, कश्मीर के अमन के लिए आए, और ये देखने आए कि यहाँ अभी बड़े दिन के लिए जो इंतजाम किए गए थे। हमने सुना था कि कुछ लोगों को सस्पेंड किया गया, कुछ को मुअत्तल किया गया। मैंने कहा कि चीज़ें होती हैं, अगर इतने जहाँ बड़े इतने इज्तिमात हों वहाँ जिम्मेवारी इंतज़ामिया को लेनी चाहिए, न कि जो काम करने वाले हों वहाँ। तो अगर बैतुल खुला नहीं बने तो वो तो इंतज़ामिया का कसूर है। मुझे लगता है उनको चाहिए कि जो ये छोटे मुलाजमीन को सस्पेंड करने से कुछ नहीं होता है, और सरकार जिसने यहाँ इंतज़ामिया नई खड़ी की है उनको चाहिए, चूँकि ये अवकाफ मुसलमानों का अवकाफ था तो इस पर मुसलमानों का ही हक है। बदकिस्मती से एक वक्त की सरकार ने इसे सरकारी तहवील में लिया। आज पता लगता है वो कितना गैर दानिशमंदाना इक़दाम था, जिससे आज भी हम लोगों को अब ये चीज़ें देखनी पड़ती है। मुझे उम्मीद है जो वक्त की सरकार है वो इसमें देखेगी कि अवकाफ को कैसे बेहतरीन इस्तेमाल किया जाए लोगों के लिए, इस्लाम की खिदमत के लिए, जम्मू कश्मीर के मुसलमानों के। खित्ता चुनाव के नौजवानों में फ़िरका वाराना हम आहंगी को फ़रोग देने और मुहिम-जोई सयाहत को फ़रोग देने के मकसद से भारतीय फ़ौज की 4 राष्ट्रीय राइफल ने जम्मू यूनिवर्सिटी भद्रवाह कैंपस के इश्तराक से यूथ फेस्टिवल के 11वें शमारा संगम 2022 का इनेकाद किया है, जिसकी जानकारी आज एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दी गई है। याद रहे कि इस मेले का मौजू इत्तेहाद और आहंगी है। ये मेला कल से शुरू हो रहा है, जिसमें 23 कॉलेजों और यूनिवर्सिटी के कैंपस के 500 तालिब इल्म हिस्सा लेंगे। ये मेला 4 रोज़ा जम्मू यूनिवर्सिटी के भद्रवाह कैंपस में मुनक्किद किया जाएगा। पहला इनाग्रेशन होगा, तो हर साल की तरह इस साल भी जो इन्विटेशंस है वो बहुत सारे कॉलेजेस को भेजे गए, और अभी तक जो कॉलेजेस यहाँ पे जो अभी तक पहुँच रहे हैं या जिनका रजिस्ट्रेशन हो चुका है, गालबन 20 कॉलेजेस जो हैं वो यहाँ पे पहुँच चुके हैं। 500 से ऊपर जो बच्चे हैं वो
इस संगम 2023 का हिस्सा होंगे। और इसके अलावा जो इवेंट्स होंगे 25 इवेंट्स होंगे, जिनमें वो मुख्तलिफ इवेंट्स होंगे। उनमें कल्चरल है, स्पोर्ट्स है, कोकुलर एक्टिविटीज़ है, मैराथन है, तो बहुत सारे इवेंट्स हैं जिनमें वो पार्टिसिपेट करेंगे। कल जो है इसकी इनाग्रेशन सुबह 10 बजे होगी और इसमें जो मेहमान खुसूसी जो होंगे कमांडर 9 सेक्टर होंगे और उसके अलावा जो भी यहाँ पे ऑफिसरान होंगे वो भी यहाँ पे मौजूद होंगे। तो सबसे बड़ी बात जो है इस बार जो है तीन ज़िला हैं, डोडा, किश्तवाड़ और रामबन, जो है इसके कॉलेज जो है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसके अलावा यूनिवर्सिटी कैंपस, यूनिवर्सिटी जम्मू यूनिवर्सिटी और उसके सारे कैंपसेस वो भी पार्टिसिपेट कर रहे हैं। उधमपुर के जो कॉलेजेस हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो गर्ल्स जो है, गर्ल्स और बॉयज़ जो है, एक बहुत बड़ी जो खुशाइन बात है, आगे पीछे देखा जाता था कि बॉयज़ का फिगर जो है वो ज़्यादा रहता था गर्ल्स के मुकाबले में, लेकिन इस बार जो फिगर है अगर 250 बॉयज़ आ रहे हैं तो 250 ही गर्ल्स आ रही हैं। तो कहीं ना कहीं एक खुशाइन बात है। गर्ल्स पार्टिसिपेशन जो है जो एक बराबर फिगर जो आ रहा है, तो गर्ल्स पार्टिसिपेशन जो है वो भी अच्छे नंबर्स में आ रहा है। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ा संगमील है इस खित्ते में, क्योंकि आपको बखूबी इल्म है कि संगम जो है यूथ फेस्टिवल, ये एक बहुत बड़ा फेस्टिवल अब माना जाता है स्टेट का। और आपको बखूबी इल्म है कि कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में इसका एक क्वेश्चन भी आया था कि जो संगम यूथ फेस्टिवल है वो कहाँ पे इनेकाद होता है। तो यही मेरा आप सबसे गुजारिश रहेगी कि इसको पूरा जो है एक आप जैसे भी पहले भी हमारे साथ एक शाना बशाना एक फैमिली की तरह हम काम करते रहे हैं। आज तक जो मीडिया का रोल है, जो रोल मीडिया का भद्रवाह में है, एक पॉजिटिव रोल, मुझे लगता नहीं कि और किसी एरिया में जितनी पॉजिटिव चीज़ें, चाहे टूरिज़्म हो, हर चीज़ को यहाँ पे ये प्रमोट किया जाता है मीडिया के हवाले से, चाहे टूरिज़्म हो, चाहे यहाँ लेवेंडर हो, बाकी है। और मैं चाहूँगा कि जिस तरह बाकी चीज़ों को यहाँ पे हाईलाइट किया जाता है, तो उम्मीद है कि हम सब मिलकर इस संगम 2023 को भी कामयाब करने में अपना पूरा योगदान देंगे। बांडीपुरा जिले के माडवान इलाके में बीजेपी कारकुनान की एक मीटिंग मुनक़िद हुई है, जिसमें दर्जनों की तादाद में कारकुनान ने शिरकत की है। मीटिंग की क़ियादत जिला जनरल सेक्रेटरी मंजूर अहमद डार ने की है। इस दौरान बड़ी तादाद में नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और PDP से वाबस्ता कारकुनान ने बीजेपी में शमूलियत इख्तियार की है, जिनका जमात में गर्मजोशी से खैरमकदम किया गया। इस दौरान अवामी मसाइल को भी सुना गया और इन मसाइल को तरजीह की बुनियादों पर हल करने की यकीन दहानी भी की गई है। पावरिश कंडीशन की भारतीय जनता पार्टी, चलो आज भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा है और हम अपनी पार्टी की तरफ से इनको अप्रिशिएट करते हैं कि इन्होंने आज बहुत अच्छा डिसीजन लिया है कि पार्टी का जो दामन थामा है। और एक्सपेक्टेशन है कि आने वाले जो समय में इलेक्शंस होने जा रहे हैं, सबसे पहले अगर हम देखेंगे ULB इलेक्शनों की बात चल रही थी काफ़ी अरसे से, या पंचायतों के बात चल रही थी काफ़ी अरसे से, तो उसके रिगार्डिंग हमने 2022 में एक यहाँ पे एक लेटर डाली थी अर्बन लोकल बॉडीज़ की जो हमारी डायरेक्टर है, उनसे हमने एक लेटर दी कि तब तक इलेक्शन नहीं होना चाहिए यहाँ पे ULB के और पंचायतों के, जब तक यहाँ पे फिर से दोबारा डिलिमिटेशन नहीं हो जाएंगी। कुछ हल्के ऐसे हैं जहाँ पे मतलब वोटर्स की किसी वार्ड में ज़्यादा तादाद है और कहीं पे कम है, तो हम इस विषय पे उनके साथ पहले भी बात कर चुके हैं कि सबसे पहले आप इसको ठीक कर दीजिए, उसके बाद ULB के इलेक्शंस होना चाहिए और या पंचायतों के इलेक्शन होना चाहिए। तो उसी माध्यम आज हमने अपने मतलब इस सोनावारी की कॉन्स्टिट्यूंसी मधवन के इलाके में ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ किया है कि बूथ लेवल से जो हमारे प्रोग्राम्स हैं हम उनको करते हैं और कंटिन्यूसली जो हमें 3 अक्टूबर से लेकर 10 अक्टूबर के तक जो प्रोग्राम्स दिए गए पार्टी की तरफ से, लाभार्थी किन लोगों को लाभ मिला था या मरीज असिस्टेंस की बात करें किन लोगों, उस विषय पे भी हमने बात की है। क्योंकि अभी जो 2023 चल रहा है कि सारी जगहों पे पार्टी की तरफ से हमें आदेश दिया गया है कि आपको कैसे ये प्रोग्राम पार्टी के हाईलाइट करने हैं, अपने वज़ीर आज़म के प्रोग्राम कैसे हाईलाइट करने हैं, तो इसी विषय पे हमने यहाँ पे इनके साथ आज बात की है। जम्मू कश्मीर इलेक्ट्रिकल एम्प्लॉयज़ यूनियन की जानिब से आज श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है, जिसमें यूनियन के सदर निसार अहमद भट्ट ने अपने दीराना मुतालबात को फिर से उजागर करते हुए हुकूमत से मुतालबा किया है कि उनके जायज़ मुतालबात को फौरी तौर पर हल किया जाए। उन्होंने जानकारी दी है कि उन्होंने
पीडीडी के मैनेजिंग डायरेक्टर से मुलाकात की थी, जिन्होंने इस माह की 16 तारीख से कबल तमाम मांगों को पूरा करने की उन्हें यकीन दहानी करवाई है। तो उनके सामने वो मीटिंग होगी, जो भी हमारे डिमांड्स होंगी वो वहीं पे उन्होंने एश्योर किया है कि हल होंगी। और जो हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया विज़िट कर रहे हैं जेके को, तो उन्होंने रिक्वेस्ट करी आप जो अपनी स्ट्राइक है इसको डेफर कर दीजिए टिल 16 और टिल 16 को उनके साथ मीटिंग होगी। तो उन्होंने 100% हमें एश्योर किया है कि आपके हर एक डिमांड पे बात होगी और हल होंगे ऑन स्पॉट। तो मैं ये अपने मुलाजमों से गुजारिश करना चाहूँगा कि 16 तारीख तक हम अपनी स्ट्राइक को डेफर करते हैं एज़ पर एमडीज़ एश्योरेंस, जो कि उनको प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब ने भी कहा है कि इनके जो भी जेन्युइन मसाइल हैं उनको फौरी तौर हल किया जाए। कुछ ऐसे मसाइल हैं जो हमारी सैलरी है वो टाइम पे नहीं आती है, थ्रो पेसिस नहीं आती है। हमारा जीपी फंड का इशू था जो बहुत देर बाद हम लोगों को मिलता है, 8-8 महीने ट्रेजरी में पड़ा रहता है। हमारे प्रमोशंस पिछले 10 साल से या 15 साल से नहीं हो रहे हैं। हमारे डेलीवेजर्स की रेगुलाइजेशन, उनकी सीनियरिटी फिक्स नहीं हो रही है। कुछ डेलीवेजर्स के वेजेस रिलीज़ नहीं हो रहे हैं। हमारे रिलैक्सेशन 52 लड़के ऐसे हैं जिनको 2 साल पहले रिलैक्सेशन में ऑर्डर मिला है, इनको रेगुलर कर दीजिए, अभी तक वो रेगुलर नहीं हुए। ऐसे बहुत सारे मसाइल हैं जिनकी एमडी साहब ने एश्योर किया है कि 16 तारीख तक ये हम हल करेंगे, लेकिन आप अपनी स्ट्राइक 16 तारीख तक डेफर कर दीजिए। तो हम अपनी जो स्ट्राइक है जो पिछले 1.5 महीने से कंटिन्यूस चालू है, हमारा सुबह प्रोग्राम होता है 2 घंटे सब डिवीज़न में, और बीच बीच में हम बेमना में या चीफ ऑफिस के बाहर भी प्रोग्राम करते हैं। 9th को हमारा टोटल लॉकडाउन स्ट्राइक थी, एमडी साहब की रिक्वेस्ट पे हम वो रेफर कर रहे हैं। देखिए हमारी जो कुछ डिमांडें हैं जो मेरे चीफ साहब के टेबल पे है या एमडी साहब के टेबल पे है, उनको तो उन डिमांड्स के लिए मुझे नहीं लगता कि एमडी साहब हमसे कोई झूठा वादा करेंगे, वो उनके अपने हाथ में है। कुछ हमारी डिमांड जो हमारे प्रिंसिपल सेक्रेटरी साहब के पास है उसमें भी एमडी साहब ने एश्योर किया है, और प्रिंसिपल सेक्रेटरी ने भी बुलावा भेजा है कि आप हमसे मिलिए, जो भी आपकी डिमांड है, जेन्युइन डिमांड है, वो हल करेंगे। मुझे नहीं लगता कि कोई वजह है कि हमारे जो बेसिक राइट्स है उनको डिनाई करने का। अगर अब डिनाई होती भी है तो हम ऑन रोड होंगे, हम किसी चीज़ से भी गुरेज नहीं करेंगे। इवन अगर पावर स्ट्राइक तक करनी पड़ी वो भी हम करेंगे। कैंट एक्सेसिव होलसेल अप्लायंसेस नामी एक इदारा ज़िला अनंतनाग में कायम किया गया है, जिसका आज इफ्तिताह समाजी कारकुन अली मोहम्मद नाजर और कलीम बशीर अहमद ने किया है। ये स्टोर हस्पताल रोड शेख मोहल्ला बीच बिहाड़ा में कायम किया गया है। आज यहाँ एलिसा होम अप्लायंसेस बिजबिहारा का इनॉग्रेशन हुआ है। ये मिस्टर सरताज साहब है, सरताज अली साहब हैं जिन्होंने ये स्टार्ट किया है। और आपको पता है हालांकि इन्होंने इंजीनियरिंग की है या इंजीनियर भी हैं, लेकिन सरकारी नौकरी के बजाय इसने कारोबार स्टार्ट करना बेहतर समझा, और आज हम भी इसकी हौसला अफजाई करने के लिए यहाँ आए हैं। आपको पता है इस वक्त सरकारी नौकरी कहीं ढूंढ कर भी नहीं मिलती हैं, इसलिए सब नौजवानों को चाहिए वो अपना अपना कारोबार स्टार्ट करे, और जब वो रिजनेबल रेट पर ये सामान बेच देंगे इंशाल्लाह अल्लाह ताला उनको कामयाबी अता करेगा, ज़रूर अता करेगा। ऑल पार्टी सिख कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन जगमोहन सिंह रैना ने हिज़्ब इख्तिलाफ की कुल जमाती मीटिंग पर तनकीद करते हुए कहा है कि ये जमातें मामूल के हालात को फिर से ख़राब करने की कोशिश कर रही हैं, क्योंकि उन्होंने मीटिंग में कहा था कि वो इस महीने की 10 तारीख को मुजाहरे के लिए जाएंगे। रैना ने कहा है कि मरकज़ी हुकूमत को यहाँ इंतखाबात करवाने चाहिए। रैना ने मज़ीद कहा है कि कश्मीर में हालात मामूल पर हैं और मैशत तरक्की कर रही है, लेकिन जिस तरह फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती और दीगर लीडरान मुजाहिरों के प्रोग्राम बना रहे हैं, इससे हालात खराब हो सकते हैं। रीजनल कमिश्नर के दफ्तरों पर जम्मू और कश्मीर में धरना लगाएंगे, पर मैं इनसे ये कहूँगा कि इन सब चीज़ों से कुछ होने वाला नहीं। आप लोगों का पॉलिटिकल प्रोग्राम क्या है उस पर बात करिए। आप तो खाली एक हमेशा वही सियासत करते हैं जिसमें सिचुएशन को यहाँ किस तरीके से डिस्टर्ब किया जाए।
जो यहाँ के माहौल के लिए ठीक नहीं है। बड़ी मुश्किल से यहाँ का माहौल जो है किसी हद तक ठीक है, लोग अपने कामकाज और अपनी ज़िंदगी को यहाँ चला रहे हैं। लेकिन अगर इस तरह की पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ जहाँ की प्रोवोकेशन आप पब्लिक को देंगे वो सही नहीं है। आप पब्लिक के लिए काम करने की बात करिए। इलेक्शंस तो हम तो चाहते हैं कि सरकार को चाहिए, हम भी बार बार ये कह रहे हैं कि सरकार को इलेक्शन जो हैं ओवरड्यू हैं, वो यहाँ इलेक्शंस होने चाहिए। क्योंकि मुझे लगता है कि 4 साल से ज़्यादा वक्त गुजर चुका है जहाँ पॉलिटिकल एक सेटअप नहीं है, और स्टेट का जाना और स्टेट का फिर रेस्टोर करना ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है हमारे जम्मू कश्मीर के लिए। बट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी और हमारी जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है इसने भी कहा है कि हम जल्दी स्टेट रेस्टोर करेंगे, स्टेट रेस्टोर करें। पर इस तरह की बातें कि साहब हम यहाँ सड़कों पर उतरेंगे, धरने करेंगे और प्रोवोक करेंगे, सिचुएशन को फिर डिस्टर्ब करेंगे, मुझे लगता है वो सही तरीका नहीं है। बजाय इसके कि लोग पिछले कई सालों की बाद ज़िंदगी जो है उनकी इकानमी जो है, यहाँ दुकानें थी बंद होती थी, हड़ताल होती थी और लोगों की इकानमी बिगड़ चुकी है। नौजवान बच्चों का फ्यूचर जो है वो बड़ा स्टेक पर है, जॉब्स कोई नहीं है क्योंकि यहाँ की माशरा ही बिगड़ चुका है। तो उस माशरे को बनाने के बजाय ये लोग जो हैं बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे लगता है कि ये लोग समझ जाएंगे, जम्मू कश्मीर के लोग इस चीज़ को समझते हैं कि ये पॉलिटिकल पार्टी जो हैं इन्होंने आज तक यहाँ सिवाय एक इमोशनल सियासत के यहाँ कभी भी एक डेवलपमेंट सियासत की बात नहीं की है। तो मुझे लगता है इन लोगों को ग्रेज करना चाहिए। बट एट द सेम टाइम सेंटर को फौरन इलेक्शन कराना चाहिए ताकि ऐसा अनासर, ऐसा पॉलिटिकल अनासर ऐसे माहौल का फ़ायदा लेके कश्मीर के सिचुएशन को बिगाड़ने की कोशिश ना करे। क्योंकि बहुत सी ताकतें हमारे इस कश्मीर की ओर बिल्कुल निगाहें रखती हैं कि भाई कब यहाँ सिचुएशन में मौका मिले और हम यहाँ पर फिर कश्मीर में आग लगाने की कोशिश करें। वो अब कोई इजाज़त नहीं देगा। हमारे बच्चों की बात करें, बच्चों की एम्प्लॉयमेंट की बात करें, यहाँ पावर की शॉर्टेज है, पावर को अपने जो हैं पावर्स यहाँ के जो NHPC के पास हैं वो ले लें, उस पर बात करें। यहाँ पर पीने का पानी नहीं है उस पर बात करें। पर इन चीज़ों के लिए इनके पास वक्त नहीं है, इनके पास वक्त है सिर्फ इमोशनल नारों के लिए। उसके लिए मैं तो नौजवानों से भी अपील करूँगा कि बिल्कुल अपना ध्यान जो है वो इस तरफ रखें कि आपकी ऐसी सिचुएशन को एक्सप्लोसिव ना बनाया जाए ताकि यहाँ का माहौल फिर बिगड़ जाए और फिर हम जिंदगी के साथ जो हैं वो फिर खो बैठें। हमने 30 साल पहले ही खो चुके हैं, बहुत सी जिंदगियां खो चुके हैं। हम उसको बनाए रखें और इस पर ध्यान रखें। DDC मेंबर सुरनकोट शाहनवाज चौधरी ने आज दीगर ऑफिसरान के हमरा मिनी स्पोर्ट्स स्टेडियम सुरनकोट और टूरिस्ट पार्क सुरनकोट पर चल रहे कामकाज का मुआयना किया है। इस दौरान उन्होंने जानकारी दी है कि उन्होंने इन 2 अहम प्रोजेक्टों को मंजूरी दिलवाई है, जिनमें से अब स्टेडियम का काम आखिरी मरहले में है और पार्क का काम भी तेजी से जारी है। उन्होंने कहा है कि इन दोनों प्रोजेक्टों के मुकम्मल होने से लोगों को उनको गर्म के नज़दीक बेहतरीन सहूलियात मुयसर हो सकेंगी। बैक साइड में एक नॉर्मल सा कोई वो नहीं है, इसी में कटिंग करके ना आप कटिंग करके हल्का सा लॉक लग जाए, वो परमानेंट लॉक रहेगा। लेकिन किसी वक्त पता पब्लिक रैली है, कोई फंक्शन कोई जगह नहीं, यही इस्तेमाल में आएगी। तो कोई नली पर वो इधर ही ध्यान में आई जाएंगे। तो एक ही गेट नहीं तो इसका रंग लाया सर, इसकी 2 जगह एक वाली जगह ये जो बना है यहाँ, ये जो म्यूनसिपैलिटी का बीच में है ना, इसका मतलब इंस्टीट्यूट का कोई और फायदा इन विचारों को चलता गुजारा है सर। वैसे नहीं रखना, ये हमारी इसको कल्चर हेरिटेज इसको और खूबसूरत बनाना। शाम को हम पार्क बुला सकते हैं, घूम भी नहीं सकते। अभी आप पार्क में जाएंगे ना, यही हाल है। मतलब नहीं, मैं कह रहा हूँ सबसे पहले हम जगह ये तो वाकई। मुझे बताओ आपके पास इसमें कोई फंड्स वगैरह नहीं आते आपका रूटीन? बड़े 2 प्रोजेक्ट्स जो है मैंने सैंक्शन करवाए थे। एक मिनी स्पोर्ट्स स्टेडियम करीब 3 करोड़ के कास्ट का, और दूसरा पार्क जो है टूरिस्ट पार्क सुरनकोट में 2 करोड़ 65 लाख का। वो काम चल रहा है। स्पोर्ट्स स्टेडियम आखिरी मरहले में है और पार्क का भी काम मिडवे है।
तो वही काम की देखने के लिए उसकी क्या प्रोग्रेस है काम की क्वालिटी को चेक करने के लिए आज इंस्पेक्शन करने आए थे। मैंने अपने साथ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लोग भी सारे लाए थे और आज हमने इंस्पेक्शन की है और सेटिस्फैक्ट्री काम है काफ़ी हद तक। और क्या चीज़ें चेंज करने की ज़रूरत है वो डिपार्टमेंट को और कंट्रैक्टर्स को कहा है काम करने की। तो ये एक सुरनकोट के लिए बहुत बड़ा तोहफा होगा और मुझे उम्मीद है कि सुरनकोट की यूथ और सुरनकोट के लोगों को आने वाले दिनों में इससे बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। बल्कि जो टूरिस्ट पार्क इतनी खूबसूरत जगह, अगर आप देखें ये व्यू इतना खूबसूरत है, ये वैली में ये बहुत खूबसूरत पार्क बनेगा और इसको हम और भी इसमें DPR बनवाएंगे ताकि इसमें लेक हो, इसमें अच्छी और फैसिलिटीज़ हों ताकि इस पार्क में दूर दराज इलाकों से भी लोग जो है टूरिस्ट यहाँ पे आए। था अच्छी जगह थी, सूटेबल थी, लेकिन फ्लड जोन में है, ये एक अलग बात है। इसका एक अलग से सरकार को प्रबंध करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक बंद का प्रोविजन इसमें नहीं रखा जाएगा तो ये तमाम प्रॉपर्टी जो है उसका कोई मतलब नहीं है। आज का प्रोग्राम ये है कि ये पैसा सरकार ने दिया है, क्या ये किसी अच्छी जगह पर लगा है या नहीं लगा है, उसी को देखने के लिए काम किस पाए का हुआ है, मकदार का हुआ है। मेरे हिसाब से जो हम लोग यहाँ लोकल रहने वाले हैं, काम एक नमूने के तौर पर यहाँ हुआ है, बेहतरीन काम है और काम अच्छा चल रहा है, इसकी हम तारीफ़ करेंगे। लेकिन बीच में एक बात हम इसमें ऐड करेंगे, वो सरकार को हम मतलब ये इतला कर देना चाहते हैं कि ये म्यूनसिपल का जो यहाँ ये डंप बनाया हुआ है, डिस्ट्रॉय डंप जो यहाँ पर इन्होंने रखा हुआ है, ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि इसके साथ में ITI भी है, पार्क भी बना दी सरकार ने, 2 करोड़ 30 लाख रुपया उस पर भी खर्चा कर दिया, कई करोड़ जो है 2-3 लाख करोड़ जो है वो इसमें स्टेडियम में भी खर्चा हो गया। तो मैं सरकार से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो म्यूनसिपलिटी का ये जो डैम साइट है, या तो इसको हटाया जाए, नहीं तो इसका प्रॉपर प्रबंध किया जाए, क्योंकि यहाँ स्मेल से कोई एरिया में कोई बंदा जो है खड़ा नहीं हो सकता है। यही मेरी नाज़रीन, इस वक्त के उर्दू बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे मेरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।